हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी हम अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी कर रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट की स्टडी कर ली थी। स्टूडेंट्स, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। ठीक है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने ये देखा था जो वोल्टेज है, ठीक है ना, जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, सॉरी जो करंट है वो लैग कर रहा है ना, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। दैट मीन्स कि वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे है। और दोनों के लिए हमने यहां पर इक्वेशंस की स्टडी कर ली थी। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। किसकी बात करेंगे आज हम? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या करना है, आपको एक कैपेसिटर लेना है और उसको अल्टरनेटर के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है, अल्टरनेटर का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अल्टरनेटर का मतलब होता है कि कोई भी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कैपेसिटर। ठीक है, और मैंने यहां पे अल्टरनेटर लगा रखा जिसको आप एसी सप्लाई भी कहते हो। क्या कहते हैं आप? एसी सप्लाई। और यहां का जो ईएमएफ होगा वो E इक्वल टू ए नॉन साइन ओमेगा टी, और ये है आपका कैपेसिटर C। स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो होने वाला है VC। VC को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वोल्टेज, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे, अप्लाई द केवीएल, तो आप देखेंगे कि ईएमएफ माइनस वीसी इक्वल टू क्या होगा? 0, और VC इक्वल टू हो जाएगा EMF। और EMF की वैल्यू क्या है वो ऑलरेडी मैंने यहां पर आपको बता रखी है। वो क्या है? ए नॉन साइन ओमेगा टी, यानी कि VC इक्वल टू क्या हो गया? ए नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के केस में आपको पता है कि Q इक्वल टू C इंटू VC होता है। स्टूडेंट्स, जो C है यहां पे वो क्या है? C है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, अदरवाइज आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो और VC क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो Q होगा वो हो जाएगा C, और VC के प्लेस पर ये वाली वैल्यू रख दीजिए, ए नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाएगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस पास होने वाली करंट क्या होगी। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए Q आपका इंस्टेंटेनियस चार्ज है और C इंटू ई नॉन, यानी आप लिख सकते हैं Q नॉन आपका होगा C ई नॉन। C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और ई नॉन क्या है आपका? मैक्सिमम ईएमएफ, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जस्ट न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये क्या था? इंस्टेंटेनियस चार्ज। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट का, I इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहां पे dq बाई dt, यानी यहां पर Q की वैल्यू पुटअप करिए जो है C ई नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसको आप क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट। तो I इक्वल टू C और ई नॉन तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, और जब साइन ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और जब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या मिलेगा? ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा। तो फाइनली आप इक्वेशन लिख सकते हैं C एप्सिलॉन नॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना स्टूडेंट्स,
यहां पर एक काम करिए आप, इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। वो चेंजेस क्या होने वाली है देखिए, I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए नॉन का मतलब होता है मैक्सिमम ईएमएफ, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, है ना। ये जो ओमेगा इंटू सी है इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया, ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखा जा सकता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, जब हम एसी सर्किट एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो एक्सी है, एक्सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, याद करिए। और एक्सी क्या था आपका, एक्सी को हम कहते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते थे आप, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसके पास क्या होती है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है ना। एक्सी क्या है, रिएक्टेंस है, और किसी भी रिएक्टेंस के पास क्या होती है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो I इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा ए नॉन बाई 1 अपॉन ओमेगा सी के प्लेस पर हम लिखेंगे एक्सी कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स, इस वाले टर्म को क्या हम आई नॉन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि I इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो I इक्वल टू, यानी अगर हम मैक्सिमम करंट की बात यहां पर करें तो मैक्सिमम ईएमएफ होना चाहिए, और रेजिस्टेंस, तो एक्सी क्या है, एक्सी तो रिएक्टेंस है लेकिन उसके पास रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉन कॉस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स देखिए, ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी, और ये है I इक्वल टू आई नॉन कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखिए ये साइनसोइडल इक्वेशन है और ये भी साइनसोइडल इक्वेशन है, नो डाउट, लेकिन यहां पर साइन नहीं है, यहां पे कॉस है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि कॉस ओमेगा टी, यानी एक फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको देखेंगे या पढ़ा भी होगा मैथमेटिकल टूल्स में। कॉस थीटा इक्वल टू हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से इस वाले इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, करंट और ईएमएफ दोनों ही साइनसोइडल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से नोट करिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम की। तो देखिए, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास ईएमएफ की इक्वेशन होनी चाहिए, जो कि है हमारे पास। वो क्या है, ई नॉन साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको आपने देखा था कि वहां पर मैंने इसको वीसी भी लिखा था, वीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और करंट की जो इक्वेशन आई थी स्टूडेंट्स यहां पे, वो थी आई नॉन कॉस ओमेगा टी, और I इक्वल टू आई नॉन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन पे हम डिस्कस करेंगे ना, ये दोनों इक्वेशन पे। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, आपने एसएचएम चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम साइन और कोसाइन की बात कर रहे होते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये साइन का ग्राफ था, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो कोसाइन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जब साइन 0 पर होता है तो कोसाइन मैक्सिमम पर होता है, और जब साइन 0 पर होता है, सॉरी साइन मैक्सिमम पर होता है तो कोसाइन 0 पर होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं साइन एंड कोसाइन के लिए, दोनों के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है
कल भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो दिया ही था, जब ये वैल्यू मैक्सिमम पर है तो ये 0 पर होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब ये मिनिमम पर होगा ग्राफ में तो ये मैक्सिमम पर होगा। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे तरीके से अगर मैं इसको समझाऊं तो आप ये कह सकते हो कि अगर साइन एम्पलीट्यूड पर है तो कोसाइन 0 पर होगा, और अगर साइन 0 पर है तो कोसाइन एम्पलीट्यूड पर होगा। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ए का मतलब, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट्स हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फेजर डायग्राम से एक चीज तो क्लियर होती है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए कि जो वीसी है और करंट, यानी कि वोल्टेज और जो करंट है ये सेम फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है। स्टूडेंट्स क्या है, ये आउट ऑफ फेज है। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ फेज तो है, ठीक है, आप लिख दो एक बार यहां पे कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट बोथ आर आउट ऑफ फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट दे आर आउट ऑफ फेज, ऐसा लिखे, बोथ नहीं लिखे, दे आर आउट ऑफ फेज बाई π/2 एंगल, है ना। कैसे पता चला π/2 एंगल? स्टूडेंट्स अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे आप, फेज डिफरेंस, है ना, इसको बोलते हैं चेंज इन फेज, तो आपको मिलेगा ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होने के बाद फेज डिफरेंस कितने का आता है, π/2 का आता है। ये क्या था, आपका फेज डिफरेंस था। तो आपको यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना मिला स्टूडेंट्स, π/2, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में नहीं है। ठीक है, तो आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन एराइज होगा कि लीड कौन कर रहा है या लैग कौन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, जो करंट है वो लीडिंग है और जो वोल्टेज है वो लैगिंग है। कैसे, देखो ये ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जो ईएमएफ का ग्राफ है ये साइन है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मान लीजिए किसका ग्राफ है, ईएमएफ का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। मैंने यहां पे लिख दिया वोल्टेज वीसी, वीसी मतलब आपको समझ जाना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम करंट के लिए, अलग इसको ड्रॉ करें, यस उसी में ड्रॉ कर दें। ठीक है ना, एक बार मैं अलग ड्रॉ करके बताता हूं। जो करंट का ग्राफ है स्टूडेंट्स वो कोसाइन ग्राफ है। तो कोसाइन ग्राफ यहां पे देखिए, साइन जब 0 पर है, देखिए 0 पर है, तो करंट कहां पर होगी, कोसाइन ग्राफ किसका है, करंट का, तो वो एम्पलीट्यूड पर होगी, यानी यहां कहीं से करंट ऐसे आई, दिस इज योर करंट, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके ड्रॉ करूं, फेजर डायग्राम में आपको कंबाइन करके ही ड्रॉ करना होगा, और ये है टाइम, तो ये हो गया स्टूडेंट्स साइन का ग्राफ, और ये है आपका कोसाइन का ग्राफ ऐसे। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कि ये आपका वोल्टेज है ना, और ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है करंट के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, जब वोल्टेज 0 पे था तो करंट मैक्सिमम पर है, समझ में आ रहा है, जब वोल्टेज कहां पर है, 0 पे, तो करंट कहां पर है, मैक्सिमम पे। इसका मतलब आप यहां पे लिखेंगे करंट इज लीड द वोल्टेज, करंट इज लीड द वोल्टेज। ठीक है, इन कैपेसिटर बाई एंगल π/2। ठीक है, बाई एंगल π/2, ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, फेजर डायग्राम में थोड़ा सा और देख लीजिए, ये होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, लीड का मतलब क्या होता है, आगे चलना, है ना। यहां पे देखो वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रही है,
वोल्टेज जब जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, और जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि करंट यहां पर लीड कर रही है और जो करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रहा है। ओके, एक और ग्राफ देखते हैं फेजर डायग्राम के अंदर। यहां पे इससे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी है वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की है जो एंगल बताता है आपको ओमेगा टी एंगल। तो ओमेगा टी एंगल पे स्टूडेंट्स क्या है? वीसी है। देखिए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल पर क्या है? वीसी, यानी कि वीसी यहां कहीं पर होगा। ठीक है, और करंट कहां पर है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि ये एंगल तो ओमेगा टी है और ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू करिए, यानी कि प्लस पाई बाई टू अगर करोगे तो करंट आपको यहां मिलेगी, करंट यहां पे मिलेगी, और ये एंगल होने वाला है पाई बाई टू। तो स्टूडेंट्स देखिए करंट कहां पर है? करंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंगल पे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंगल पे, और वीसी कहां पे स्टूडेंट्स? वीसी है ओमेगा टी एंगल पे। ठीक है, और करंट एंड वोल्टेज इनके बिटवीन में कितना एंगल है स्टूडेंट्स? पाई बाई टू एंगल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको तीनों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीनों के लिए मैं फेजर डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों में हमने तीनों की सर्किट स्टडी कर ली है, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था? जो ईएमएफ की इक्वेशन थी वो तो थी आपकी ई नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप ना इसको वी आर लिखो, वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और यहां पे जो करंट थी यानी कि आई आर, आर लेग पे लिख रहा हूं मैं, है ना, मतलब करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो आपको मिला था आई नॉन साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों में यहां पे वी आर यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों के लिए जो एंगल था वो ओमेगा टी था, तो आपने यहां पे लिखा था करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी रेजिस्टेंस इज इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज, जिसका मतलब यह है कि करंट और वोल्टेज मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं। ओके, और इसके लिए जो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके से था। ये मान लेते हैं कि अगर एंगल ओमेगा टी है तो आपको यहां कहीं पर ही वी आर यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिला था, और ये इसी लाइन में कहीं पर आई आर मिल गया था। आई आर क्या था स्टूडेंट्स? करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था उसका फेजर डायग्राम। कैपेसिटिव सर्किट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो वीसी आपको मिला है वो तो सेम है, ई नॉन साइन ओमेगा टी, और जो करंट आईसी मिली थी आपको वो थी आई नॉन कॉस ओमेगा टी, जिसको हमने कुछ इस तरीके से भी लिख लिया था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या लिखा था हमने? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब यह था यहां पे कि करंट इज लीड द वोल्टेज बाई एन एंगल 90 डिग्री। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को एंगल 90 डिग्री से। या इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में इस तरीके से, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। आपको चीज ध्यान रखना है, कई बार एमसीक्यू आते हैं। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज पीछे चल रहा है करंट से, है ना, दो लैंग्वेज में बोला जा सकता है। करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से, या आप कह सकते हो कि वोल्टेज पीछे चल रहा है करंट से। तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई एन एंगल
90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए जो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया वो कुछ इस तरीके से था। अगर मान लेते हैं कि यहां पे जो एंगल है वो ओमेगा टी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको VC मिल गया, मान लीजिए VC है ना, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर। तो करंट कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि ओमेगा टी तो आपको पता है, और इस लाइन से पाई बाई टू और ड्रॉ कर दीजिए, पाई बाई टू एंगल पर करंट को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये था आपका करंट IC। स्टूडेंट्स ये है आपके y एक्सिस और ये है आपके x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल हो गया पाई बाई टू, यानी करंट कहां पर है, करंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंगल पर। तो ये था फेजर डायग्राम कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव सर्किट में जो आपको वोल्टेज मिला था वो था VL इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो करंट थी IL का मतलब करंट अक्रॉस द इंडक्टर, वो आपको मिली थी -I नॉन कॉस ओमेगा टी, जिसको आपने इस तरीके से भी लिख लिया था I नॉन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो रहा था, देखिए इस केस में जो करंट है वो लैग कर रही थी वोल्टेज को, क्योंकि देखो यहां पर माइनस साइन आया और यहां पर एंगल भी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखते थे, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री। अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, वोल्टेज लीड द करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, लीड द करंट, वोल्टेज लीड द करंट। अगर इसके लिए आप फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बना था। ये आपकी x एक्सिस थी और ये आपकी y एक्सिस। स्टूडेंट्स यहां कहीं पे मान लीजिए कि आपका क्या है, VL है, और ये एंगल कितने का था स्टूडेंट्स, ये एंगल था ओमेगा टी का। कितने का एंगल था, ओमेगा टी का। और स्टूडेंट्स करंट आप मान लीजिए कि यहां कहीं पे ये करंट IL। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल था पाई बाई टू, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल पाई बाई टू है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि टोटल एंगल कितना मैंने कंसीडर किया वोल्टेज के लिए, ओमेगा टी। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल अगर पाई बाई टू है तो ये एंगल कितने का होने वाला है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम था इंडक्टिव सर्किट के लिए। स्टूडेंट्स आपको ध्यान से इन तीनों को देखना है, तीनों में जो कंपैरिजंस हैं उनको ध्यान में रखना है। रेजिस्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रियल कंपोनेंट है। कैपेसिटिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट जो हमने पढ़ी, या कह सकते हो कि रिएक्टेंस, कैपेसिटिव और इंडक्टिव दो रिएक्टेंस होते हैं। दोनों ही रिएक्टेंस रियल कंपोनेंट नहीं है, वर्चुअल कंपोनेंट है। ठीक है, इसको डीप में और हम स्टडी करेंगे जब हम पावर की स्टडी कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना सा ध्यान में रखो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं RL सर्किट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं RL सीरीज सर्किट। RL सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है कि जहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये है आपका अल्टरनेटर। क्लियर, इस तरीके से यहां से सप्लाई होने वाला जो वोल्टेज होगा स्टूडेंट्स वो होगा A इक्वल टू E नॉन साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका इंडक्टर L। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंबल का डिफरेंस है, आप ध्यान रखना। इंडक्टर कुछ कॉइल की तरह होता है इस तरीके से, और रेजिस्टेंस बिल्कुल इस तरीके से, सिंपल।
सीरीज सर्किट में स्टूडेंट्स आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है, सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR है और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज स्टूडेंट्स वो VL है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब एक काम करिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप फेजर डायग्राम बनाइए, फेजर डायग्राम। किसके लिए ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स? आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है आपको RL सीरीज सर्किट के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए यहां पे देखना है ध्यान से कि ये मैंने मान लिया कि इस पाथ पे VR है, मतलब क्या है? VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो यहां कहीं पर है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, है ना। यानी कि यहां यहीं कहीं पर आपको पता है कि IR भी आपको मिलने वाला है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या मिलने वाला है? IR, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इन सेम फेज करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा कि इंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वो लीड करती है, इंडक्टर के अंदर करंट लैग करती है और वोल्टेज लीड करता है। यानी कि वोल्टेज लीड द करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री। इसमें देखो ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में दोनों के लिए जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, है ना। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, यानी यहां पे सिर्फ करंट होगा। तो वोल्टेज लीड करेगा करंट को कहां पे? इंडक्टर में। तो इसका मतलब है कि VL आपको यहां कहीं पर मिलने वाला है, VL, है ना। स्टूडेंट्स देखो VR कहां पे मिला आपको? यहां पे एक्स एक्सिस पे। तो VL कहां पे मिलेगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री, यानी करंट से 90 डिग्री, यानी यहां पे। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पे अगर पूछा जाए कि इस सर्किट का नेट वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज द नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, तो आप कैसे करोगे? नेट वोल्टेज तो स्टूडेंट्स आपका यहां कहीं पर आएगा, जिसको मैंने नाम दे दिया है V नॉन लिख देता हूं, चलेगा? V नॉन इज द नेट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, ऐसे। और इसने VR के साथ स्टूडेंट सपोज कर लो जो एंगल ड्रॉ किया है वो एंगल है बीटा, एज्यूम कर लो, फिर अपने फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट्स। VR इक्वल टू क्या था? VR इक्वल टू आप लिखोगे E नॉन साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, VR E नॉन के प्लेस पर आप लिख सकते हो I नॉन, मतलब मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। VL को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, जो VL है वो VR से 90 डिग्री पर है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो E नॉन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स VL वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। E नॉन की जगह पर आप लिख सकते हैं I और इनटू XL। XL क्या स्टूडेंट्स? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। XL क्या है? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। स्टूडेंट्स इस पाई बाई 2 को समझने की कोशिश करना आप, क्योंकि यहां पर VR और VL के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ओमेगा टी को मैंने इनिशियल एंगल मान लिया है। सपोज कर लो कि इनिशियल एंगल है, ओमेगा टी क्या है? इनिशियल एंगल। तो VR और VL के बीच का एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 और टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हो? इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पाइथागोरस को अप्लाई करो। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और वो थी इक्वेशन नंबर 2।
पाइथागोरस को आप यहां पर अप्लाई करो तो आपको नेट वोल्टेज मिल जाएगा। तो वी नॉन पाइथागोरस देखना है आपको। तो स्टूडेंट्स ये वाला कितना है वी आर और ये कितना होगा वी एल, ठीक है ना। तो पाइथागोरस अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे इस वाले ट्राइंगल के लिए, इसका नाम मैं देता हूं ओ ए और ये वाला पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए कि बी है। तो ट्राइंगल ओ ए बी के लिए अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये होगा वी नॉन रूट, वी नॉन इक्वल टू रूट में आप लिखेंगे यहां पे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो वी नॉन इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा, वी आर की वैल्यू रखिए, वी आर की वैल्यू रखेंगे जब आप यहां पे, तो ये होगा स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम करंट होगी आई नॉन, क्योंकि करंट का अमाउंट सेम रहेगा। आई नॉन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई नॉन स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इस तरीके से आपको कुछ इक्वेशन मिल जाएगी यहां पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होने वाला है यहां पे, देखिए ध्यान से देखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। क्योंकि आपको पता है कि जो वोल्टेज है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम वेक्टर एडिशन से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए VT, VT मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, वो होगा आई नॉन आर साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आई नॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये तो होगा आपका क्या होने वाला है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी भी टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ आरएल सर्किट, तो स्टूडेंट्स आपको पाइथागोरस यहां पर अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। जब आपसे क्या पूछा जाए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ आरएल सर्किट, तो उस केस में आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो होगा वी नॉन वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्चुअली मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं वी आर नॉन वी एल नॉन, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वी नॉन आर था, ई नॉन आर था, ये ई नॉन एल था। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब आप वैल्यू पुट अप करेंगे वी आर नॉन की, तो ये होगा आई नॉन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉन स्क्वायर और ये होगा एक्सएल स्क्वायर, ठीक है ना। ए फॉर ईएमएफ और वी फॉर वोल्टेज, डोंट वरी सेम चीज है ना, ई नॉन आर, ठीक है ना। मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं ईएमएफ को लिख देता हूं और यहां पर भी ईएमएफ और ई नॉन एल स्क्वायर, ओके। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, और दोनों की वैल्यू आपको अच्छे से पता है। तो एक बार स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाले टर्म्स को हम कंटिन्यू करते हैं यहां पे, और आप देखिए कि यहां पे आई नॉन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा आई नॉन, रूट में होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स वी नॉन डिवाइडेड बाई आई नॉन इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे जेड, ठीक है, और जेड इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जेड को हम क्या कहते हैं,
इसमें जो यहाँ पर जेड है, जेड को कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब, अच्छा देखो इम्पीडेंस भी क्या होता है, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन, डिफाइन करना हो तो कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है ना, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, और इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड का भी एसआई यूनिट स्टूडेंट्स वो ओम होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे यहां पे ये कहा जाए कि बीटा फाइंड आउट करिए, 10 बीटा, तो 10 बीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 बीटा इक्वल टू होगा VL अपॉन VR। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I नॉन XL I नॉन बाई R, I नॉन से I नॉन कैंसल, तो देखिए जो बीटा है वो हो जाएगा 10 इनवर्स XL बाई R, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इनवर्स क्या लिख सकते हैं आप, VL बाई VR। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इस ग्राफ में अगर आपको कहा जाए कि इंपीडेंस के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, ये वोल्टेज के लिए था, किसके लिए फेजर डायग्राम था, ये वोल्टेज के लिए RL सर्किट में। अगर यही चीज आपसे कही जाए कि इंपीडेंस के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, तो वो होने वाला है, देखिए यहां पर आपका VR था, तो VR के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, I नॉन इंटू R, और यहां पे आपका VL था, तो VL के प्लेस पर आप लिख सकते हैं I नॉन XL, और यहां पर स्टूडेंट्स आपका मैक्सिमम वोल्टेज आया है सर्किट का, RL सर्किट का, जो कि V नॉन था, V नॉन के प्लेस पर आप लिख सकते हैं I नॉन Z। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे, और यह एंगल बन गया स्टूडेंट्स आपका बीटा। तो आइनॉन से आइनॉन कैंसिल होने के बाद जो आपका इंपीडेंस ग्राफ बनेगा वो होगा इस तरीके से, सॉरी ये होने वाला है आपका Z, ये होगा आपका XL, और ये होगा R, और ये होने वाला है एंगल बीटा, और इसको हम कहेंगे इंपीडेंस ग्राफ। किसके लिए, RL सर्किट के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं RL सीरीज सर्किट के साथ। होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा सब। ठीक है, फेजर डायग्राम आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से स्टडी करिए। बेसिक जो भी फेजर डायग्राम थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, वो हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है, और आज हमने पढ़ा RL सीरीज सर्किट। तो आप एक बार नोट पे अच्छे से लिखिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम RC सर्किट, LR सर्किट और RLC सीरीज सर्किट, इन सभी सर्किट की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, बाय।